नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय और आज मैं आप लोगों को हमारी जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की भौतिक विज्ञान की सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट दूसरा है। हम लोगों ने पहले पार्ट में 1 से 25 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 26 से 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन ए, ग्रह। ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और हमारा जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य को आकाशगंगा के एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा हीलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत यह बताया गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य हमारा ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था, जो कि बाद में गलत सिद्ध हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वजन जो होता है हमारा उसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। वजन हमारा W बराबर होता है m/g। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला कथन क्या लिखा है इसमें, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण आकृति, आकार और शरीर के द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। ये तो सही है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी के कारण त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है। ये भी हमारा सही है। गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये भी हमारा सही है। अगला ऑप्शन है, अगर लिफ्ट तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का वजन वास्तविक वजन से कम होगा। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति का वजन या शरीर का वजन हमारा ज़्यादा होगा तथा लिफ्ट का अगर नीचे की ओर जा रही है तो शरीर का वजन कम प्रतीक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पृथ्वी पर आपका भार कितना है, पृथ्वी पर भार, ठीक है, पृथ्वी पर भार बटे जी का मान, पृथ्वी का, इंटू 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा होता है बुध ग्रह पर जी का मान। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 38 बटे 9.8, सॉरी इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 38 बटे 9.8 इंटू 3.7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, 14.3 किलोग्राम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए दिया गया है 4.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 21.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 13.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पलायन वेग का हमारा मान होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग ऐसा वेग होता है, मान लीजिए अगर पृथ्वी से हम किसी पिंड को पृथ्वी से बाहर अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर किसी पिंड को फेंकना है तो हमको कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग चाहिए, तभी वह पिंड
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न घनत्व के कारण जो बादल होते हैं आकाश में तैरते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण से दिया गया है। अभिकथन क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग। अभिकथन कह रहा है, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। कारण क्या कह रहा है, वेग बराबर होता है हमारा आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो कारण तो हमारा सही है, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इंटू आवृत्ति n इंटू लैम्डा। लैम्डा हमारा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। अब कारण क्या कह, अभिकथन क्या कह रहा है, जब वेग स्थिर रखा जाता है और तरंग दैर्घ्य आधी कर दी जाती है तो हमारी जो आवृत्ति होती है दुगनी हो जाती है। तो n हमारी जो आवृत्ति होती है n बराबर क्या हो जाएगा, v अपान लैम्डा हो जाएगा। और लैम्डा का मान आधा कर देंगे, जब इसको 1/2 करेंगे तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 2v बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आवृत्ति दुगनी हो जाएगी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, अभिकथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विमान का अंदर का दाब होता है वो बाहर के दाब के जितने बराबर ही होता है, तथा इसको बराबर रखने के लिए वायु पंपों का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपिलरी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, हमारी जो पाइप्स होती हैं बहुत कम रेडियस के होते हैं, और जब इनको पानी के अंदर डुबोया जाता है तो पानी क्या होता है, इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे हमारा बीकर है, इन पाइप को पानी के अंदर डुबोया जाता है तो पानी जो सतह के ऊपर भी चढ़ जाता है, ठीक है। इस कारण से ब्लास्टिंग पेपर स्याही को सोख लेता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लास्टिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, सेम क्वेश्चन फिर आ गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका कैपिलरी क्रिया के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, चाकू किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चाकू एक वेड्ज का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जितने भी प्रश्न आएंगे हमारे ऊष्मा चैप्टर से आएंगे। तो ऊष्मा चैप्टर का पहला प्रश्न है, सेंटीग्रेड जो तापमान के मापन का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? अर्थात सेंटीग्रेड जो नाम दिया गया था किसके नाम पर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडरसन सेल्सियस के नाम पर सेंटीग्रेड को दिया गया था इसका नाम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैमाने की खोज 1742 ईस्वी में एंडरसन सेल्सियस ने ही की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर सेंटीग्रेड पैमाने का नाम रख दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिस पे आप मान रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। वैसे तो इसको आपको याद ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीग्रेड माइनस जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, सेंटीग्रेड की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बटे सेंटीग्रेड की सबसे बड़ी यूनिट अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, माइनस छोटी यूनिट अर्थात 0, ठीक है। बराबर क्या होता है, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है 32 डिग्री होती है, बटे इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट होती है 212 होती है, ठीक है, माइनस इसकी सबसे छोटी यूनिट 32, जिसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप सेंटीग्रेड के स्थान पे 0 का मान रख देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जब 212 में से 32 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। 180 को जब यहाँ लेके जाएंगे तो 0 में से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 180 को आप यहाँ लेके जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को, नीचे 100 रहेगा, वो इधर हो जाएगा f माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। इधर तो पूरा 0 हो जाएगा, तो f बराबर हमारा आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछें तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस पे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य ताप से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथर्मिया के रूप में जाना जाता है। इसमें मानव शरीर का जो ताप होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का तापमान पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जबकि मान लीजिए यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो अब 4 डिग्री पर अधिकतम होगा इसका घनत्व, और 4 से इधर जाएंगे 0 की तरफ तब भी इसका कम होगा, और 4 से आगे की तरफ जाएंगे तब भी इसका घनत्व कम होगा। तो 4 पे सबसे अधिकतम घनत्व होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मता का कुचालक अर्थात बैड कंडक्टर है? आपको बताना है इन चारों में से ऊष्मा सबसे कम किस में फ्लो होगी अर्थात बहेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी जो होती है ऊष्मा का सबसे बेकार चालक अर्थात बैड कंडक्टर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही कथन है? आपको बताना है। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग, क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाता है। ये तो गलत है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान हमारा घटता है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? तापमान और ऊंचाई एक दूसरे से अलग हैं। नहीं, क्योंकि तापमान जैसे जैसे बढ़ता है ऊंचाई भी वैसे वैसे बढ़ती है। अगला ऑप्शन है एक जैसा रहता है। नहीं, ये भी गलत है कि अधिक ऊंचाई पर हमारा तापमान गिर जाता है अर्थात 0 से भी नीचे चला आता है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान हमारा कम हो जाता है। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता मापी का उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो कि प्राकृतिक रूप में अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि पारंपरिक रूप से थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का प्रयोग करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है Hg। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? आपको बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को, उच्च दबाव को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कम तापमान को। क्रायोजेनिक में -0 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अध्ययन किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल पे जो लोग आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।